इन 272 लोगों के बारे में ये भी जांच होनी चाहिए, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों, चाहे ये हाई कोर्ट के जज रहे हों, चाहे ये ब्यूरोक्रेट रहे हों या डिप्लोमेट्स रहे हों। इन लोगों ने रिटायरमेंट के बाद सरकार से क्या क्या लाभ लिया। कोई एनजीटी में गया होगा, कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेंबर बना होगा, कोई अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं में कुछ पद पाया होगा। अगर इस बात की जांच हो जाए तो पता चलेगा कि इनकी मानसिकता मनुवाद के फेवर में, चूँकि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया वो देश के संविधान पर हमला था, उसके बारे में भी इन 272 लोगों ने नहीं बोला होगा। इस देश में एक आईपीएस ऑफिसर जिसकी पत्नी आईएएस ऑफिसर है, उसको जातीय आधार पर इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है, उसको न्याय मिल जाए, उसके ऊपर भी इन 272 लोगों ने नहीं बोला होगा। जहाँ मुस्लिम लोगों की हत्या कर दी जाती है, जहाँ दंगे हो जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है, जाति के नाम पर मार दिया जाता है, कभी ऐसे मामलों में 272 लोग नहीं बोलते। इससे हमें समझना पड़ेगा लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ मनुवादी विचारधारा है जो ऊंच नीच, छुआछूत, जाति, धर्म, असमानता, अन्याय पर आधारित है। दूसरी तरफ तथागत गौतम बुद्ध की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, फूले की, साहू महाराज की सामाजिक न्याय की विचारधारा है। तो सामाजिक न्याय की विचारधारा वाले लोग समझ लें कि ये 272 ही नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं जो जातिवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं। जो मुख्य मीडिया जिसको हम समझते हैं वो मनुवादी है, वो बीजेपी के लिए काम करता है, वो हमारी चीज़ों को नहीं दिखाता है। एक्चुअली सबसे पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी कि भारत में लड़ाई विचारधारा की है। कोई एक पार्टी ना जीत रही है ना हार रही है, बल्कि दो बड़े पूंजीपति जीत रहे हैं और दो देश के बड़े नेता, एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री, दो बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा चुनाव चोरी हो रहा है। ईवीएम से जो खेल हो रहा है उसके अंदर जो टाइमर लगा है, टाइम क्लॉक लगा है, उसकी मदद से जो डेट और टाइम फिक्स करके वोट की चोरी की जाती है, उसके ऊपर कभी भी आपको ये 272 लोग बोलते नहीं मिलेंगे। देश में, पूरे देश के प्राकृतिक संसाधनों पे 10% लोगों का कब्जा है, उसके बारे में कभी एक शब्द बोलते नहीं मिलेंगे। देश के पूरे मुख्य मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, उसमें SC ST OBC की भागीदारी नहीं है, उसके ऊपर वो बोलते नहीं मिलेंगे। देश का पूरा प्राकृतिक और संसाधन और पूरा 90% धन देश के 10% लोगों के हाथ में है, उसके ऊपर बोलते नहीं मिलेंगे। देश में चुनाव से एकदम पहले, चुनाव के दौरान 1,20,00,000 से ज़्यादा लोगों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया डाल दिया, उनकी एक तरीके से वोट खरीदी गई। उसके बारे में 272 लोगों में से एक ने नहीं बोला। बीजेपी के एक प्रवक्ता, पूर्व सांसद, उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला और फरवरी में दिल्ली में डाला और 6 नवंबर को जाके बिहार में वोट डाला। दिल्ली में वोट डाल के भी फोटो डाली और नवंबर में वोट बिहार में डाल के भी वोट डाली, पोस्ट डाली सोशल मीडिया पे। इसी तरह कई सारे बीजेपी के जुड़े हुए नेता, उन्होंने दिल्ली में वोट डाली, बिहार में वोट डाली, उन्होंने उत्तर प्रदेश में वोट डाली, बिहार में वोट डाली, उन्होंने उत्तराखंड में वोट डाली, बिहार में वोट डाली, उन्होंने मध्य प्रदेश में वोट डाली, बिहार में जाके वोट डाली। और वोट डालते वक्त दोनों ही बार उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला। इतने सारे सबूत होने के बावजूद मैं पूछना चाहता हूँ, इन 272 लोगों ने कभी भी एक शब्द बोला क्या? इन 272 लोगों के बारे में ये भी जांच होनी चाहिए, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों, चाहे ये हाई कोर्ट के जज रहे हों, चाहे ये ब्यूरोक्रेट रहे हों या डिप्लोमेट्स रहे हों। इन लोगों ने रिटायरमेंट के बाद सरकार से क्या क्या लाभ लिया। कोई एनजीटी में गया होगा, कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेंबर बना होगा, कोई अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं में कुछ पद पाया होगा। अगर इस बात की जांच हो जाए तो पता चलेगा कि इनकी मानसिकता मनुवाद के फेवर में, चूँकि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया वो देश के संविधान पर हमला था, उसके बारे में भी इन 272 लोगों ने नहीं बोला होगा। इस देश में एक आईपीएस ऑफिसर जिसकी पत्नी आईएएस ऑफिसर है, उसको जातीय आधार पर इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है, उसको न्याय मिल जाए, उसके ऊपर भी इन 272 लोगों ने नहीं बोला होगा। देश में बड़े पैमाने पर SIR के नाम पर वोट काटे जा रहे हैं और हमने देखा पिछले चुनाव के दौरान, जब मैं भी खुद चुनाव लड़ा तो मेरे चुनाव क्षेत्र में दलित और मुस्लिम काफ़ी संख्या में है,
लेकिन वहाँ मुस्लिम बस्तियों में, दलित बस्तियों में बड़े पैमाने पे वोट कटा। एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई जिसका वोट कटता है उसको नोटिस जाता है, बाकायदा उससे पूछा जाता है कि आपका नोट कट रहा है, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो फाइल नहीं करना। लेकिन मैंने देखा लोगों का, हज़ारों लोगों का वोट कटा, किसी को कोई नोटिस नहीं आया, आता ही नहीं है कभी, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल सकता। इसके बारे में भी 272 लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला। और जो पूरे देश से ट्रेन, बसेस, एयर टिकट्स मुहैया कराकर मुफ्त में लाखों लोगों को अलग अलग प्रदेशों से, शहरों से ले जाके बिहार में उनके जाने का इंतजाम किया, किसी को कपड़े दिए, किसी को कुछ दिया, अलग अलग तरह के साधन उपलब्ध कराए गए, उसके बारे में भी एक शब्द नहीं बोला। कहाँ 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए, 7 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा वोट पड़ गई, 3 लाख से ज़्यादा वोट ये बढ़ा, इसके बारे में भी ये 272 लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। तो ये 272 लोग कभी सामाजिक न्याय पे क्यों नहीं बोलते? और राहुल गांधी के ही खिलाफ क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने अपनी कार्रवाई की, सीबीआई ने अपनी कार्रवाई की। इन सारी कार्रवाइयों के बावजूद राहुल गांधी झुके नहीं, डरे नहीं। वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हिस्सेदारी, भागीदारी जनसंख्या के हिसाब से होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज के लोगों की इस देश के व्यापार में, इस देश के मीडिया में, इस देश की सुपीरियर हायर जुडिशरी में उनका हिस्सा नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज में उनका हिस्सा नहीं है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। एक आदमी जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है और इनके दबाव में नहीं आ रहा, इनकी जांच एजेंसियों का भी इस्तेमाल उसके खिलाफ किया गया, चूँकि वो डर नहीं रहा है और समाज के न्याय की बात कर रहा है, दलितों के, पिछड़ों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटी की आवाज़ बन रहा है, तो ये सारे लोग मिलकर उसके खिलाफ आ गए। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ मुस्लिम लोगों की हत्या कर दी जाती है, जहाँ दंगे हो जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है, जाति के नाम पर मार दिया जाता है, कभी ऐसे मामलों में 272 लोग नहीं बोलते। इससे हमें समझना पड़ेगा लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ मनुवादी विचारधारा है जो ऊंच नीच, छूआछूत, जाति, धर्म, असमानता, अन्याय पर आधारित है। दूसरी तरफ तथागत गौतम बुद्ध की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, फूले की, साहू महाराज की सामाजिक न्याय की विचारधारा है। तो सामाजिक न्याय की विचारधारा वाले लोग समझ लें कि ये 272 ही नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं जो जातिवादी लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, जो गरीबों को उनका हक मिले उसके खिलाफ हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ उन्होंने जो अपनी नौकरी के लास्ट के 10 साल में जो जजमेंट दिए हैं, उन जजमेंट का भी एक बार अगर परीक्षण हो जाए तो पता चलेगा कि कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, कितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है, कितने जजमेंट आस्था के आधार पर है या पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और कितने जजमेंट कानून और न्याय के आधार पर है। ये भी जांच होनी चाहिए। ये 272 लोग तो एक तरफ, दूसरी तरफ जिनके खिलाफ लड़ाई लगातार आप लोग लड़ रहे थे, आप बिहार की जनता, चाहे आप इसको लेकर लड़े या जो कुछ भी करे, जनमत को मानकर आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बिहार की जनता ने नकार दिया है। और नीतीश बाबू को बिहार की जनता ने नहीं नकार दिया, बल्कि बिहार की जनता को इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। हाँ। ये कह के कि आपको 2-2 लाख रुपए देंगे, 10,000 रुपये एडवांस दे रहे हैं व्यापार करने के लिए। अब देखना ये वो कितने पैसे देंगे सामने आ जाएगा। और दूसरी बात, ये आखिर चुनाव आयोग है कहाँ? यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहाँ है? डेमोक्रेसी के अंदर अगर चुनाव से पहले किसी भी प्रकार का पैसा दिया जाए, वो एक तरह का प्रलोभन है, दूसरे की वोट को प्रभावित करता है। तो जहाँ इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की, तो क्या इस तरीके से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होगा? इस बात को जनता तय कर ले। प्रशांत किशोर ने भी एलिगेशंस लगाए हैं। उनका कहना है कि वर्ल्ड बैंक के पैसे का इस्तेमाल हुआ है बाकायदा। मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार के पैसे का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए क्यों किया जाए, और अगर हो रहा है तो उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है? सवाल ये है कि जब एक ही बात कह रहे हैं, आप भी, प्रशांत किशोर भी, तमाम विपक्षी पार्टियां जब एक ही बात कह रही हैं, एक साथ क्यों नहीं खड़े हैं? वो आपको नजर आएगा। अभी दिसंबर में शायद फर्स्ट वीक में बहुत बड़ी रैली दिल्ली के अंदर होने वाली है, रामलीला मैदान में, और आपको दिखेगा कि सारे विपक्ष के लोग सच के लिए, लोगों के हक और अधिकार के लिए, और चुनाव में जो चोरी हो रही है, वोट की जो चोरी है, और उसके खिलाफ पूरे देश में एकजुट होंगे। और ये SIR के नाम पे जो बेवकूफ़ बनाने की प्रक्रिया चली है, इसको रोकने के लिए भी पूरा देश इकट्ठा होगा। बिहार महिलाओं को पैसे देने का पैटर्न तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार आएगा। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ, कि इसको हम बार बार बोल रहे हैं। तो आखिर ऐसे मुद्दों पे इलेक्शन कमीशन कार्रवाई क्यों नहीं करता? चूंकि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की जेब में है। सर, चुनाव से पहले विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उतनी मजबूती से नहीं उठाया था जितना अब इस पर लेकर रोना नहीं, लगातार उठा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जो मुख्य मीडिया जिसको हम समझते हैं वो मनुवादी है, वो बीजेपी के लिए काम करता है, वो हमारी चीज़ों को नहीं दिखाता है।
क्या ममता दीदी भी इस तरह की योजना लाए तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी? चुनाव आयोग मैं ये कह रहा हूँ किसी भी प्रकार का प्रलोभन चुनाव से पहले अगर मिलता है तो उसमें इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन सर उन्होंने राहुल गांधी को घेर लिया, कह रहे हैं कि ये बदनाम कर रहे हैं सार्वजनिक संस्थाओं को जो देश में। बदनाम नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के आम लोगों के हक और अधिकार की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जब चुनाव आप हार जाते हो तब आप लकीर पीटते हैं, हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र लकीर चुनाव हारने के बाद नहीं पीट रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकाली है तो लोगों के अधिकार की सुरक्षा के लिए पहले से लड़ रहे हैं। हम चुनाव के बाद नहीं लड़ रहे रिजल्ट आने के, बल्कि पहले से लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे क्या हैं। विपक्ष इस बार बिहार को मिसाल की तरह कायम करने वाली है कि जो कुछ हुआ है अब आगे कहीं नहीं होगा? देखिए ये लड़ाई जारी रहेगी, चूंकि पूरा भारत दो भाग में बट गया है। एक भाग वो है जो चंद लोग दो बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा सारे राज्यों से इकट्ठा होकर गुजरात जा रहा है और दो पूंजीपति बढ़ रहे हैं और दो उनके नौकर उनको बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ अमित शाह जी ने कहा था कि बिहार में इंडस्ट्री लगने में ये दिक्कत है, वहाँ ज़मीन नहीं है, लेकिन उसी जगह अडानी जी को 1020 एकड़ ज़मीन 1 रुपया एकड़ पे दे दी। तो 1020 एकड़ अडानी जी के लिए कहाँ से आ गई? और जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि पेपर ट्रेल में या वोट बैलेट पेपर में पेपर का इस्तेमाल करने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, उन्होंने वो वो क्या था वो जंगल छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल, वहाँ इतने बड़े पैमाने पे जंगल काट दिया, इधर साउथ दिल्ली में काट दिया, देश के अलग अलग भागों में जो जंगल कट रहा है उस पे कहाँ इलेक्शन कमीशन है और कहाँ पे ये 272 लोग हैं? लेकिन सर ईवीएम को तो कांग्रेस ही लाई थी सर, आप ईवीएम का विरोध क्यों नहीं? देखिए कोई भी अगर टेक्नोलॉजी लाई जाती है, लाई गई है अच्छा सोच के, कंप्यूटर भी लेके आए थे, आज पूरे देश में क्या कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन अगर उसी टेक्नोलॉजी को बाद में हाई टेक्नोलॉजी के नाम पे तब्दील करके उसको पूरा चुनाव चोरी पे इस्तेमाल किया जाए तो क्या उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? सिर्फ इसलिए चुप हो जाए चूंकि हम लेके आए थे? नहीं सर, ये उचित नहीं है। आप बोल रहे हैं, राहुल गांधी नहीं बोल रहे ना ईवीएम को लेकर। देखिए पूरा देश देख रहा है और हम लगातार बोल रहे हैं और हम तो उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक पार्टियां भी आज नहीं तो कल, चूंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं, इस सच की लड़ाई में उनको साथ आना पड़ेगा। टिकट बंटवारे में भी कुछ दिक्कत रही क्या महागठबंधन? देखिए वो अलग अलग पार्टी में टिकट अलग अलग पार्टी का अधिकार क्षेत्र होता है और उसमें भी जब न्याय नहीं होता तो निश्चित तौर पर नुकसान होता है, लेकिन जो बड़ा हार जीत का कारण होता है वो एक तो चुनाव से पहले लालच और एक चुनाव से पहले SIR के नाम पे जो जिनका अधिकार बनता था उनकी वोट को काटना। लेकिन आपसी कलह वो सारे कुछ कारण थे ना सर, उसको भी तो आप लोग बिल्कुल सिरे से नहीं नकार सकते कि अपनी कोई गलती ना रही हो। मैं कह रहा हूँ कि क्या बीजेपी JDU के अंदर क्या कोई कलह ही नहीं थी क्या? लास्ट तक वो CM का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाए। पर एक ही तो सीट ये पे दो कैंडिडेट्स नहीं उतारे। जब अलग अलग पार्टी एकजुट होकर अलायंस बनाती हैं तो कई बार कई मुद्दों पे मतभेद भी होता है, लेकिन फिर भी आपको एक रूपता लानी पड़ती है और मुद्दों पर आधारित एक एकजुटता लानी पड़ती है, अलायंस बनाना पड़ता है और जनता के लिए लड़ाई को लड़ना पड़ता है।